हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11 की एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। यानी कि हम जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे और उसका संरक्षण किस तरह से किया जाता है, सभी पॉइंटों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वह है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, आज जो जैव विविधता हम देखते हैं वह 2.5 से 3.5 अरब वर्ष के विकास का परिणाम है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जैव विविधता क्या होती है। देखिए, पृथ्वी पर विभिन्न तरह के पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न तरह के जंतु पाए जाते हैं, विभिन्न तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन सब की जो विविधता मिलती है वह क्या है? जैव विविधता है। जैसे अगर हम समझना चाहें कि सभी मनुष्य एक जैसे दिखाई नहीं देते, तो मनुष्यों की विविधता है, ऐसे ही जीवों की भी विविधता है। तो जीवों में जो विविधता पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। मानव के आने से जैव विविधता में तीव्रता से कमी आने लगी, क्योंकि एक या अन्य प्रजाति का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से वह समाप्त होने लगती है। और देखिए, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि खाद्य श्रृंखला में एक प्रजाति दूसरे प्रजाति का भोजन होती है। तो यदि वो भोजन जो है वो खत्म हो जाएगा, खाद्य जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उस पर निर्भर रहने वाली जाति ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और जैव विविधता में क्या होने लगती है? क्षति होने लगती है। आगे हम बात करें, जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना होता है। बायो का मतलब होता है जीवन या जीव, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। साधारण शब्दों में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को ही क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र बनाया है, मान लीजिए कोई एक जिला है, कोई एक प्रदेश है, उसमें जितने भी जीव है उनकी जनसंख्या और कितने प्रकार के पौधे हैं, कितने प्रकार के जंतु हैं, उनकी विविधता को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर थीं आज लुप्त हो चुकी हैं। तो देखिए, बहुत बड़ा आंकड़ा है कि आज जो पृथ्वी पर प्रजातियां हैं उससे पहले भी कोई प्रजाति रही होगी। और एक प्रजाति की जो औसत आयु है वो कितनी मानी जाती है? 10 से 40 लाख वर्ष मानी जाती है। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं पाई जाती। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जैव विविधता ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर तापमान और वर्षा का मान क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या ज़्यादा होती चली जाती है। तो प्रजातियाँ तो कम होती चली जाती हैं, लेकिन वहाँ पर जीवधारियों की संख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है ध्रुवों की ओर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता होती है। यानी कि जीन जो गुणसूत्र में स्थित होता है उसकी जो विविधता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक विविधता कहते हैं। इसी जीन विविधता के कारण ही अलग अलग मनुष्य अलग अलग जैसे दिखाई देते हैं, अलग अलग पौधों की प्रजातियां भी अलग अलग दिखाई देती हैं। तो उनमें क्या आती है? जीन में जो विविधता आती है उस विविधता को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक विविधता। मानव आनुवंशिक रूप से होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग, अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में बहुत विविधता है। आनुवंशिक विविधता इसकी वजह से है यानी आनुवंशिक विविधता की वजह से ही अलग अलग रंग है मानव में, अलग अलग कद है और अलग अलग दिखावट है। अनेक प्रजातियों के विकास व फलने फूलने के लिए आनुवंशिक विविधता अधिक ज़्यादा होती है। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत सहयोग दिया है। इस तरह मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक, प्रजातीय व पारिस्थितिक स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता के प्रमुख रूप से 3 स्तर होते हैं। पहली विविधता होती है आनुवंशिक रूप से जैव विविधता, दूसरी पारिस्थितिकीय जैव विविधता, तीसरी प्रजातीय जैव विविधता। अगर हम बात करें, पारितंत्र में अनेक प्रजाति कोई ना कोई क्रिया करती है। पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना वजह से ना तो विकसित होती है और ना ही वह बनी रह सकती है। डार्विन का भी सिद्धांत है, योग्यतम की उत्तरजीविता। जो जीव योग्य है वही क्या रहेगा? जीवित रहेगा, और जो जीव योग्य नहीं है वह जीवित नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरी करने के साथ ही दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। पारितंत्री क्रियाएं मानव जीवन हेतु आवश्यक क्रियाएं हैं। पारितंत्र में जितनी ज़्यादा भिन्नता होगी, प्रजातियों की प्रतिकूल स्थिति में रहने की संभावना उनकी उत्पादक भी उतनी ही ज़्यादा होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की क्षमता कम हो जाएगी और उनकी उत्पादकता भी कम हो जाएगी और रहने की संभावना भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मानव जीवन के प्रारंभ से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। यानी मानव जीवन जो है शुरू हुआ है तब से पृथ्वी पर, उससे भी पहले पृथ्वी पर जो जैव विविधता थी
वो अन्य काल यानी अन्य जो समय रहे हैं उनसे भी क्या थी, हमेशा ज़्यादा रही है जैव विविधता। आगे हम बात करें, मानव के आने से जैव विविधता में तीव्रता से कमी आने लगी, क्योंकि एक या अन्य प्रजाति का ज़रूरत से अधिक इस्तेमाल होने के कारण वह लुप्त होने लगी। अनुमान के अंतर्गत संसार की कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ ही इसका सही अनुमान है। देखिए, यहाँ पर बुक में स्पष्ट कहा गया है कि मानव के आने के कारण जैव विविधता में धीरे धीरे क्या आने लगी, कमी आने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता के संसाधनों के उन भंडारों के रूप में भी समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। देखिए, जैव विविधता में मानव जो है या अन्य जीव, चाहे वो शाकाहारी है चाहे वो मांसाहारी है, अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं, औषधियाँ प्राप्त करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन प्राप्त करते हैं। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से क्या हुई है, कमी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो विश्व के कुछ क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल जो है वो 1/4 हिस्सा है, 25% है, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या जो है 3/4 रहती है, यानी 75% यहाँ पर जनसंख्या रहती है। इस व्यापक जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का ज़्यादा दोहन एवं वनोन्मूलन हुआ है, यानी वनों को काटा गया है। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां मिलती हैं तथा प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैवमंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। यानी मानव ने अपनी जरूरत के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए जो प्राकृतिक आवासों, जीवों के प्राकृतिक आवास को समाप्त कर दिया है, जिसके कारण जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक आपदा जैसे ज्वालामुखी उद्गार, सूखा, भूकंप, बाढ़ आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्राणी जात या वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं। इसके कारण संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में परिवर्तन आ जाता है। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने IUCN ने संकटपन्न पौधों यानी संकटग्रस्त जो पौधे हैं और जीव हैं, उनकी प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 भागों में विभाजित किया है। तो IUCN ने जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनको 3 भागों में क्या है, डिवाइड किया है। कौन कौन सी? भेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां और संकटापन्न जातियां। अगला पॉइंट है, मानव के अस्तित्व हेतु जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकट में होती हैं तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है। अंततोगत्वा मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सन 1992 में हुए जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों का भारत व अन्य 155 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में जो 1992 में हुआ, इसे पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, इसे बायोडाइवर्सिटी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व की जैव विविधता को बनाए रखना या बचाए रखना। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के अंदर अलग अलग तरह की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने हेतु वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया? 1972 में आया। इसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार स्थापित किए गए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। अगला पॉइंट है, वे देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं उनमें संसार की सर्वाधिक प्रजातियां विविधता पाई जाती है। इन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। और इन देशों की संख्या कितनी है? 12 है। उनके नाम है मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि संसार के 12 देश ऐसे हैं जहां पर जैव विविधता क्या है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इन देशों को महाविविधता केंद्र कहा जाता है। उन 12 देशों का नाम है, दोबारा से हम अगर नाम बोलें, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, इसमें भारत भी हमारा शामिल है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित हैं। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में हैं उन संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ ने जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किए।
हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हॉटस्पॉट किसके आधार पर परिभाषित किए गए हैं? वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भी कार्यतंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। यह देखा जाता है कि ज़्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाली प्रजाति भोजन, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी जलाने के लिए, लकड़ी आदि के लिए वहाँ पर पाए जाने वाले समृद्ध कार्यतंत्रों पर ही निर्भर है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में जहाँ पाए जाने वाले कुल पौधों व जीवों के 50% पौधे व जीव संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। तो मेडागास्कर में क्या है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। हॉटस्पॉट का अर्थ ये भी होता है कि पृथ्वी पर वे स्थान जहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उन स्थानों को हम क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। भारत में कितने हैं? 3 हॉटस्पॉट हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा लंका क्षेत्र जो है भारत में 3 हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ा और जैव विविधता और जैव विविधता संरक्षण के बारे में पढ़ा कि किस तरह से 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ, वहाँ पर जैव विविधता संरक्षण की बात की गई। वन्यजीव अधिनियम 1972 में आया। इन सभी के बारे में हमने चर्चा की और इसी तरीके से यहाँ पर जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने इसको सबको शामिल किया और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सभी पॉइंटों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि क्लास ये अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।